हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अवर फर्स्ट गाइड एकेडमी। माई सेल्फ अजय वर्मा, आपका साइंस टीचर। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ रहा है कि धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण। तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया? भौतिक गुण के बारे में बताया। किसका भौतिक गुण? धातु का। तो इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल अब धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो रासायनिक गुण क्या होता है? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो प्यारे बच्चों, भौतिक गुण में आपने जाना कि धातु के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। वे ठोस होते हैं, आघातवर्धनीय एवं तन्य होते हैं, वे ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। सारी चीज हमने जान लिया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो पहले उसको जाकर देख लेना। ठीक है, उसी तरीका से अब बात करते हैं रासायनिक गुण के बारे में। अब ये रासायनिक गुण क्या होगा भैया? तो धातुओं के जो रासायनिक गुण होगा प्यारे बच्चों, वो बेसिकली रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। रिएक्शन मतलब सर अभिक्रिया, मतलब जब धातु किन्हीं दूसरे धातु के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो कोई नया प्रकार का पदार्थ बनाएगा। और जब नया प्रकार का पदार्थ बनता है, उसी को हम उसकी रासायनिक गुण बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ये देखो बहुत सारे धातु हैं। अब धातुओं के रासायनिक गुण में एक मुख्य पॉइंट आता है जिसको हम लोग इसकी सक्रियता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसकी सक्रियता। तो सक्रियता श्रेणी क्या होता है? तो सक्रियता मतलब पहले समझो, मतलब जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है, एकदम ज्यादा सक्रिय रहता है। कई बच्चे होते हैं ना, ज्यादा शांत नहीं बैठते, इधर तुलमुल करते रहते, एकदम चुप नहीं बैठे रहा है ना, बदमाश टाइप के लड़का, वो मन समझ जाओ सक्रिय है। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, बिल्कुल अच्छे से बैठे रहते हैं। ठीक है, तो कुछ तत्व बहुत ज़्यादा सक्रिय होगा और कुछ तत्व बहुत ही कम सक्रिय होगा, तो जिसको हम सक्रियता श्रेणी में जानेंगे। अब सर, ये धातुओं के रासायनिक गुण में सक्रियता श्रेणी कहाँ से आ गई? तो ध्यान से देखो, असल में धातुओं का पहले मैं आपको एक रासायनिक गुण बताता हूँ। प्यारे बच्चों, जो धातु होती है ना, उसको कैसे आप जानोगे कि यह धातु है? भौतिक गुण का भी हटा दो, हम रासायनिक गुण की बात कर रहे हैं। तो धातुओं की जो मुख्य प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, वो होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की। इलेक्ट्रॉन त्यागने की, इसका मतलब सर, जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे धातु। क्योंकि भैया धातु का जो गुण होता है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने का होता है। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। जैसे कि देखो सोडियम, अब देखो वो इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागता है, अभी आपको पता चल जाएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। वो किस में जाएगा? तीसरी कक्षा में जाएगा। अब यहाँ पे आपने अष्टक नियम पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो तो पिछला चैप्टर देख लो, उसमें मैंने अच्छे से समझा दिया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। ठीक है, अष्टक नियम क्या होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझना, जितने भी तत्व होते हैं, चाहे वो धातु हो या अधातु हो, वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। अष्टक पूरा मतलब अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयास करता है। अब ये बेचारा भी प्रयास करेगा, लेकिन आप खुद सोचो, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में तो इसका पसीना छूट जाएगा भैया। कहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? तो ये दिमाग लगाएगा, यार अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दूं तब मेरे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? तब मेरे बाहरी कक्षा में 8 हो जाएगा। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन इसका काम बिगाड़ता है। इसी कारण से सोडियम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन अब त्याग देगा। अब जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा बच्चों, तब इस सोडियम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतना उस पे लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो प्यारे बच्चों, जो धातु होती है, वो धातु जो है, धातु में कौन सा गुण होगा? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का गुण होगा। कोई भी जो धातु होता है वो अपने में से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। क्यों त्यागेगा? क्योंकि उसको अपना अष्टक पूरा करना है भैया। ये देखो, इसको भी अपना अष्टक पूरा करना है। यहाँ पे इसका अष्टक 2 हो जाएगा। तो जैसे ही वो 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो लिथियम के अब बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और लिथियम पे कौन सा चार्ज लग जाएगा? प्लस। उसी प्रकार से पोटेशियम का भी देख लो, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, 2, 8, 8, 1,
तो एक को ये क्या कर देगा, बाहर कर देगा। और जैसे एक को एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया, अब इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। अब इसका अष्टक पूरा हो गया। तो जितने भी तत्व होते हैं वो केवल और केवल अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो भैया ये जो तत्व जो है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग देगा उसका नाम हम घोषित कर देंगे कि हाँ भाई आपने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, आप बन जाओ धातु, आप बन जाओ धातु, आप बन जाओ धातु। जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो क्या बन जाता है, धातु। अब बात आती है बच्चों, कुछ तत्व क्या होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और कुछ तत्व थोड़ा प्रॉब्लम होता है उसको इलेक्ट्रॉन त्यागने में। अब जो तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है इसका मतलब वो क्या होगा, सक्रिय होगा। वो किसी दूसरे तत्व के साथ आसानी से बॉन्ड बनाने के लिए उतावला रहेगा। जो तत्व आसानी से बॉन्ड बनने के लिए उतावला रहता है उसी तत्व को हम क्या बोलेंगे, सक्रिय तत्व बोलेंगे। अब सर कौन कौन से ऐसे सक्रिय तत्व होंगे, इसको कैसे याद रखें, कौन कौन सा है। तो प्यारे बच्चों वैज्ञानिकों ने तत्वों की एक श्रेणी बनाई जिसको सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। धातुओं की भी धातुओं की एक श्रेणी बनाई जिसको सक्रियता श्रेणी बोलते हैं, जो कि आपको यहां पर दिखाया गया है। ठीक है, तो देख लो भैया, ये देखो। ठीक है, अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा जी। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा धातु जो सक्रिय होगा वो होगा आपका लिथियम। ठीक है, लिथियम का संकेत Li, परमाणु क्रमांक 3। सभी चीज को आपको अच्छे से याद करने हैं भैया, तभी जाकर ये समझ में आएगा। तो देखो लिथियम यहाँ पे लिखा भी गया है सबसे ज्यादा या सबसे अधिक अभिक्रियाशील। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं वैसे वैसे इस तत्व की सक्रियता श्रेणी घट रही है, कम हो रही है। इसका मतलब सर जो सबसे ऊपर में है वो ज्यादा सक्रिय होगा और जो सबसे नीचे में है वो कम सक्रिय होगा। हाँ बच्चों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। लिथियम जो होता है ना बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर में पोटेशियम भैया, उसके बाद सोडियम भैया आते हैं, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, फेरस, टीन, ऐसा उसका संकेत होता है, टीन, लेड, पीबी, हाइड्रोजन। अब बीच में हाइड्रोजन कहाँ से आ गया सर, हाइड्रोजन तो प्यारे बच्चों अधातु होता है लेकिन सक्रियता में इनका बाप होता है। मतलब सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन भी इन तत्वों से, ये तत्व लिखा है ना वो धातु है और हाइड्रोजन क्या है आपका, अधातु है, अधातु है। लेकिन सक्रियता श्रेणी में यहाँ पे इसको रखा गया है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में इनसे ज्यादा सक्रिय होते हैं हाइड्रोजन। उसके नीचे है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। गोल्ड सोना। ठीक है, इधर देखो। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट आपको समझा दूं। प्यारे बच्चों जो ज्यादा सक्रिय तत्व होते हैं ना उसको आप वातावरण में ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। क्यों सर, उसको क्या चोर उठा के ले जाएगा क्या, नहीं, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वाष्प बन के छूमंतर हो जाएगा, मिस्टर इंडिया बन जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो तत्व होते हैं ना वो अति सक्रिय होते हैं। इनको आप खुले में रखोगे, इनको आप खुले में रखोगे मतलब हवा है, वातावरण में हवा है और हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे गैसें हैं। तो ये जो सोडियम होता है ना हवा के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाकर वाष्प बन के उड़ जाता है। तब सोडियम को फिर कहाँ रखेंगे सर, ऐसे खुला में नहीं रखेंगे तुम। तो सोडियम है, लिथियम, पोटेशियम, इन तत्वों को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, तो मिट्टी के तेल में उसको डुबा के रखा जाता है तब जाके वो सुरक्षित रहेगा भैया, नहीं तो बाहर में रहेगा तो वो ऐसी वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो ये होती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सक्रिय तत्व होते हैं, सक्रिय धातु होते हैं। तो सक्रियता श्रेणी आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, फेरस, स्टेन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, उसके बाद मरकरी और इसके बाद सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। गोल्ड माने सोना। आप देख पा रहे हो भैया सोना एक धातु है और प्यारे बच्चों सोना बहुत महंगा होता है। क्यों, क्योंकि ये आसानी से क्रिया नहीं करती, आसानी से इसको मतलब यहाँ पर ये आसानी से खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा सर, ये समझ में नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों। इधर वाले जो तत्व होते हैं ना वो वातावरण के साथ क्रिया करके ये जो धातु है ना
आपके जैसे कि यहाँ पर फेरस आयरन लोहा, तो ये वातावरण के साथ क्रिया करके ना उसमें जंग लग जाती है। वो सब हम इसी पार्ट में आगे संक्षारण में पढ़ेंगे। लेकिन जो कम रिएक्टिव, जो कम सक्रिय तत्व है, उनमें ये सब प्रभाव नहीं होगा। इसी कारण से सोना लंबे समय तक चमकदार बनी रहती है, वो किसी दूसरे के साथ क्रिया नहीं करती। इसी कारण तो इन सब का आभूषण में भी बनाया जाता है, आभूषण बनाया जाता है और लंबे समय तक सब टिकता है। ठीक है भाई, तो सारा चीज हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए आपको तो ये सब चीज समझ में आ गया होगा कि सक्रियता श्रेणी, हाँ भाई ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो घट रही है, ये बहुत कम सक्रिय होगा, ये किन्हीं दूसरे तत्वों के साथ आसानी से क्रिया नहीं करेगा, जबकि ये तो क्रिया करने के लिए उतालू रहेंगे। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं ना, अपन मामा घर जाए पर एकदम सक्रिय रहते, नहीं माँ महू घर मामा घर जाऊँ, तो एमन सब मामा घर जाए पर बहुत उतावला है, एमन थोड़ा सा शांत है बेचारा मन, अपने काम से काम मतलब रखता है। ठीक है, तो ऐसे समझो बच्चों इसको। ओके, अब यहाँ पे देखो, आपको तो वही रट्टाफिकेशन वाली बात, थोड़ी बहुत परिभाषा तो लिखना पड़ेगा भाई। अब सर मामा घर जाता था सक्रिय होता है, इससे थोड़ी लिखोगे पेपर में, है ना। तो क्या लिखोगे, तो आप सक्रियता श्रेणी को ऐसे लिखोगे, धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सक्रियता श्रेणी। मतलब सबसे ऊपर में आप ज़्यादा सक्रिय तत्वों को रखो, उसके नीचे कम सक्रिय, उसके नीचे कम सक्रिय, तो इस प्रकार से सक्रियता श्रेणी का घटता हुआ क्रम एक श्रेणी के रूप में प्राप्त होगा, जिसको हम लोग बोल देंगे, क्या बोल देंगे, सक्रियता श्रेणी बोल देंगे गुरुजी। आगे बढ़े बच्चों, और यहाँ पर रासायनिक गुण मतलब सक्रियता श्रेणी के और कुछ पॉइंट यहाँ पे ध्यान से समझना। पहला पॉइंट तो समझ चुके हैं, अब दूसरा पॉइंट देखो, अधिक क्रियाशील धातु द्वारा, अधिक क्रियाशील मतलब जो तत्व ज़्यादा क्रियाशील है, जो ऊपर में है, तो अधिक क्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील धातु को उनके लवण से, लवण यानी साल्ट, ठीक है, उनके लवण से विलयन में से या उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। विस्थापित करना मतलब उसके घर से उसको हटा के उसके जगह पे बैठ जाना, ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आपने पिछले क्लास में पढ़ा भी होगा विस्थापन अभिक्रिया। व्हाट इज विस्थापन अभिक्रिया बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया अभी आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई ए और बी है, ठीक है, ए बी दोनों भाई है, ठीक है। अब प्लस, अब सी कोई लड़की आई, ठीक है, सी कोई लड़की आ गई, ए बी दोनों भाई है, सी लड़की आई, ठीक है। अब आया वो और ए बी दोनों भाई है, तो सी आया और दोनों के बीच में झगड़ा कराकर ए को यहाँ से हटा दिया, बाहर कर दिया। भैया दोनों भाई अब लड़की क्या करते हैं, उनको तो समझ जाओ कि उनके बीच फूट डाल दिया, ठीक है। तो फूट डाल दिया भैया, दोनों झगड़ा हो गए, तो बी इसको अपने घर से हटा दिया, चल इसको आने दे, हवा आने दे, तो बी सी ए को हटा के इसके जगह बैठ गया, तो सी इसके जगह बैठ गया, किसके जगह, ए के। अब सी भी बढ़िया बैठे हैं, ए को हटा दिया। मतलब बच्चों किसी दूसरे तत्व के द्वारा किन्हीं भी यौगिक के किसी एक तत्व को हटाकर उसके जगह बैठ जाना, ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर? अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया क्यों हो रही है, किस कारण से विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, उसको मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। प्यारे बच्चों, हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ रहा है, ठीक है, सक्रियता श्रेणी पढ़ रहे हैं, तो इस चीज को हम सक्रियता श्रेणी के नज़र से देखते हैं। तो देखना भैया, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, CuSO4 कॉपर सल्फेट अच्छा सा बैठा है, बढ़िया सा मजे में है, ठीक है। अब हुआ एक दिन फेरस कहीं से घूमता हुआ आया, फेरस कहीं से घूमता हुआ आया इस कॉपर सल्फेट के पास। उसके बाद क्या हुआ पता है? उसके बाद देखा, अरे यार सल्फेट के साथ ये कॉपर बैठा है, जो कि जो कॉपर है वो मेरे से कम रिएक्टिव है, और ये कैसे सल्फेट के साथ बैठ गया? जैसे ही ये आया तो कॉपर ने, भैया अब देखो, अब सक्रियता श्रेणी में कौन ऊपर में है, तो आप देख सकते हो, अभी आपको बताया, देखो सक्रियता श्रेणी में कौन ऊपर में, कॉपर कहाँ पर है, ये देखो कॉपर यहाँ पर है, और फेरस कहाँ पर है, यहाँ पर। तो बड़ा कौन हुआ सक्रियता श्रेणी में? सक्रिय कौन ज़्यादा सक्रिय होगा? ये फेरस ऊपर में है सर, मतलब फेरस ज़्यादा सक्रिय होगा। कॉपर नीचे में है सर, तो ये कम सक्रिय होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अधिक सक्रिय तत्व द्वारा कम सक्रिय तत्व को उसके लवण से हटा के, लात मार के हटा देगा, और वो उसके जगह बैठ जाएगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, घर में बैठे हैं, तो छोटे भैया घर में, छोटे जो भाई हैं वो कुर्सी पे बैठा है, अब बड़े भैया कहीं से आया,
तो छोटा का काम क्या है भैया, बड़े भैया आएगा तो कुर्सी देगा नहीं उसको बैठने के लिए। हाँ सर, बड़े के रहते छोटे कैसे बैठ जाएगा, ठीक है, अगर आप आज्ञाकारी भाई हैं तो, अदरवाइज तो आपकी मर्जी, ठीक है। तो हाँ भाई, ये सभी आज्ञाकारी हैं। तो ये छोटा भाई है, नीचे में सक्रियता श्रेणी में नीचे में रहता है, ये सक्रियता श्रेणी में ऊपर में रहता है। तो फेरस आएगा और कॉपर अपना जगह छोड़ देगा, आप भैया बैठ, आप बड़े हो भैया तो आप ही बैठो कुर्सी पे, आपका हक है। तो फेरस यहाँ पे इसको कॉपर को यहाँ से हटा देगा और इसकी जगह बैठ जाएगा। देखो इसकी जगह, किसकी जगह सर, कॉपर की जगह फेरस आके बैठ गया और ये फेरस सल्फाइड बना लिया FeSO4 प्लस। कॉपर अब कहाँ जाएगा, कॉपर लात खाने के बाद अलग हो जाएगा। ये देखो, इतना बात समझ में आया, ठीक है, ये बिल्कुल समझ में आ गया सर। और भी बहुत सारे ऐसे, अब देखो ये लवण है, ये कॉपर सल्फेट का लवण होता है प्यारे बच्चों, जिसमें कॉपर पे प्लस चार्ज रहता है और सल्फेट पे निगेटिव, ठीक है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव। अब देखो यहाँ पे हमारा ये मुद्दा नहीं है कि प्लस माइनस, हमारा मुद्दा ये है कि यदि कोई ऐसे तत्व आते हैं इस लवण के पास जिनकी सक्रियता ज़्यादा है, तो वो कम सक्रिय तत्व को उसके लवण से क्या कर देता है, हटा देता है। क्लियर? हाँ सर। और भी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ। देखो और देखो आगे, यहाँ पे देखो बच्चों, ये आपके बुक का ही यहाँ पे लिया गया है। यहाँ पे देखो अलग अलग परख नली में अलग अलग तत्व के लवण लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट का लवण यहाँ पे पानी में विलयन है और इस कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में देखो फेरस आल्पिन डाल दिया गया है। वो आल्पिन किसका बना है, लोहे का बना है जी, लोहा मतलब फेरस, Fe उसका संकेत होता है। उसी प्रकार से जिंक सल्फेट में कॉपर डाल दिए हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे फेरस सल्फेट के विलयन में कॉपर डाल दिए हैं। उसी प्रकार से कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, उसमें मैग्नीशियम के फीता आता है ना, मैग्नीशियम के एकदम रिबन टाइप का होता है, पतली सी, ठीक है। और ये सारे तत्व धातु हैं, मैग्नीशियम की पत्ती डाल दिया, इसमें सोडियम क्लोराइड आपका एक लवण है, जानते हो NaCl नमक होता है, उसमें जिंक डाल दिया। अब ये सब क्यों करा गया है सर, तो प्यारे बच्चों ये सारा चीज़ एक प्रैक्टिकल करा गया है ये जानने के लिए कि कौन ज़्यादा सक्रिय है और कौन कम सक्रिय। अगर वो ज़्यादा सक्रिय है मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, और ये तत्व अगर कम सक्रिय है तो इनके बीच कोई रिएक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, अभी अभी मैंने आपको बताया कॉपर सल्फेट के पास कौन आता है, फेरस आता है। तो फेरस जैसे ही आएगा तो फेरस क्या है भैया, तो फेरस तो सर ज़्यादा रिएक्टिव गैस है, मतलब गैस बोलता हूँ, ज़्यादा रिएक्टिव धातु है, फेरस लोहा, कॉपर क्या है, कम है। तो ये बबलू है, तो ये जैसे ही आएगा और ये फेरस जैसे ही आएगा तो इसको हटा देगा और अपनी इसकी जगह खुद बैठ जाएगा, इसको हटाकर इसकी जगह ये फेरस खुद बैठ जाएगा और कॉपर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये फेरस सल्फेट बना लेगा, मतलब इस विलयन में कॉपर सल्फेट की विलयन और ये जो लोहे का जो किल है फेरस का, उन दोनों के बीच रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होगा तो कैसे पता चलेगा, इस विलयन में कोई ना कोई चेंजेस आएगी ना भाई। हाँ सर, तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो ये जिंक सल्फेट है का विलयन है और इधर कॉपर डाल दिया थोड़ी मात्रा में। अब ये बताओ जिंक ज़्यादा सक्रिय है कि कॉपर जी, तो देख लो भैया कौन ऊपर में है, तो जिंक ऊपर में है और कॉपर कहाँ है, नीचे में है। देखो कॉपर यहाँ पर है, जिंक ऊपर में है, मतलब जिंक ज़्यादा सक्रिय है। अब देखो यहाँ पर, अब जिंक है, अब कॉपर आया यहाँ पे, किसके पास आया भैया, इस जिंक के पास आया और बोला देखा क्या मैं इससे छोटा हूँ कि बड़ा हूँ, तो आपने अभी देखा जिंक तो ऊपर में है। अब जिंक बढ़िया बैठा सल्फेट के साथ और उधर से आ रहा है कॉपर, तो कैसे, तो छोटा भैया है तो क्या बड़ा भैया खड़ा हो जाएगा क्या, मोर छोटे भाई ते बैठ, नहीं, बड़ा है तो कुर्सी में ही बैठा रहेगा। तो कॉपर कितना जोर शोर लगा ले इस जिंक सल्फेट को, मतलब जिंक सल्फेट के लवण से जिंक को हटा नहीं सकता, क्योंकि कॉपर जो है कम रिएक्टिव है और ये ज़्यादा रिएक्टिव है। ये तो बाहुबली है, ये तो इसका बाप है, तो कैसे हटेगा, तू जाए और लात मार खा जाएगा, बेचारा चला जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच कोई रिएक्शन नहीं होगी, मतलब ये जो विलयन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्लियर बच्चों? हाँ सर, समझ में आ गया। कॉपर छोटा है, बबलू है, ये इसका बाप है। आगे देखो यहाँ पर फेरस सल्फेट है और यहाँ पर कॉपर। अब कॉपर फिर ट्राई करा किसके साथ, फेरस सल्फेट विलयन के साथ। तो इस बार क्या हुआ बच्चों, इस बार भी आप देख लो भैया कौन बड़ा है, कॉपर यहाँ पर है और फेरस यहाँ पर। इस बार भी ये गच्चा खाने वाला है क्योंकि फेरस तो ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर देख लो
फेरस सल्फेट, यहाँ पर कॉपर आया, तो भैया फेरस जो होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब यहाँ पे कॉपर इसको हटाकर इसकी जगह नहीं बैठ सकता, क्योंकि फेरस ऊपर में है और कॉपर नीचे में है। तो ऊपर में है मतलब वो ज़्यादा ताकतवर है, और ज़्यादा ताकतवर को कोई छोटा कमज़ोर प्राणी आकर लात मार के उसके सिंहासन में नहीं बैठ सकता। उसी प्रकार से कॉपर तो छोटा है, तो इनके बीच भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर? इनमें भी नहीं हुई थी। उसके बाद ये देखो बच्चों, कॉपर सल्फेट लिए हैं, अब इस बार मैग्नीशियम डाल दिए हैं। इस बार कॉपर सल्फेट का लवण है, ये सारे जो लिए हैं बच्चों ये सारे लवण हैं, साल्ट हैं, लवण, ठीक है। साल्ट माने केवल NaCl साल्ट नहीं होता भैया, ये सभी होते हैं साल्ट, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम किस में डाले, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाले। अब देख लो भैया कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। देखो मैग्नीशियम ये तो बहुत ही ऊपर में है मैग्नीशियम, और कॉपर किधर है, ये देखो कॉपर है यहाँ पर कॉपर है। अब मैग्नीशियम वहाँ है और कॉपर यहाँ है, कितना का आंकड़ा है जी, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है सर, ये तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है सर मैग्नीशियम, ठीक है। अरे मैग्नीशियम लाना है जी, सॉरी मैग्नीशियम है, इधर कॉपर। अब इस बार देखो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है कि नहीं, हाँ सर, कॉपर तो कम रिएक्टिव है। अब मैग्नीशियम यदि इस कॉपर के पास आएगा, मैग्नीशियम यदि इस कॉपर सल्फेट के पास आएगा तो इसको लात खाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बाहुबली है, ये सक्रियता श्रेणी में ऊपर में आता है और कॉपर नीचे में आता है। मतलब जाओ भाई तुम्हारा काम हो गया, अब बहुत बैठ गए कॉपर में सल्फेट के साथ, अब मेरे को भी बैठने दो। अब इसके जगह कौन बैठ जाएगा, मैग्नीशियम, और ये क्या बना लेगा, MgSO4 बना लेगा, प्लस जो कॉपर है वो हट जाएगा। आओ मैग्नीशियम भैया आपका स्वागत है, मैं चली जाती हूँ, कॉपर निकल जाएगा। क्लियर? उसके बाद प्यारे बच्चों अगला विलयन देखते हैं, अगला प्रकार का परख नली देखते हैं। इसको परख नली बोलते हैं, इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। ये देखो सोडियम क्लोराइड, NaCl का यहाँ पे लवण लिया गया है, विलयन बना है, और उसमें क्या डाला पता है, जिंक, जिंक का संकेत Zn, उसमें जिंक डाला गया, ठीक है। अब होगा क्या, अब सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आपने देखा है सोडियम ऊपर पे रहता है, ज़्यादा रिएक्टिव है, और जिंक तो नीचे में रहता है जी। इसका मतलब जब जिंक सोडियम के पास आएगा, जिंक सोडियम के बाद आएगा और आकर बोलेगा, अरे भैया सोडियम आप बैठे हो क्लोरीन के साथ, अरे आप तो मेरे से बड़े हो, ठीक है मैं नीचे ही बैठ जाता हूँ, उधर चला जाता हूँ, तुम्हारे साथ मैं कोई रिएक्शन नहीं कर सकता भैया, तुम बड़े हो। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और जिंक का कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों जिंक जो है सोडियम को लात नहीं मार सकता। अरे भैया वो छोटा है, वो मार खाना है क्या उसको? नहीं, उसके साथ पंगा ही नहीं लेगा वो, क्योंकि सोडियम रिएक्टिव है, रिएक्टिव है वो उच्च में ऊपर में बैठता है, ठीक है। तो रिएक्टिव है तो सोडियम क्लोराइड मस्त बैठे हैं, तो जिंक आएगा तो क्या इसका कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं बिगाड़ सकता। आगे बढ़ते हैं बच्चों और यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखो जिंक सल्फेट, ZnSO4 का विलयन लिया गया है और जिंक ही डाल दिया, तो जिंक ही डाल रहा हूँ इसमें, जिंक सल्फेट के बीच। तो जिंक और जिंक काय का रिएक्शन होगा भैया, वहाँ तो पहले से ही जिंक सल्फेट है, ठीक है। तो ये रहा बच्चों, मैंने आपको बढ़िया से सक्रियता श्रेणी बिल्कुल अच्छे से समझा दिया। ये रहा धातुओं के रासायनिक गुण, मतलब कौन से धातु किस धातु को लात मारकर उसकी जगह लेता है, तो ये हमको बताता है सक्रियता श्रेणी। यदि कोई धातु ऊपर सक्रियता श्रेणी में ऊपर पे है तो ऊपर वाले जो धातु है जो ज़्यादा सक्रिय है वो नीचे वाले कम सक्रिय धातु को लात मारकर उसकी जगह बैठ सकता है, लेकिन नीचे वाले जो धातु हैं ऊपर वाले को लात नहीं मार सकता, क्योंकि छोटे बड़े को कैसे लात मारेगा, एक चपाट खाएगा भग जाएगा, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ठीक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमको विदा दो, बाय बाय।